श्रव्या ने भी कोचिंग शुरू कर दी थी और एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, तो अपनी ज़्यादा बातें नहीं हो पाती थीं। कभी कभी बिल्कुल भी नहीं हो पाती थीं, तो कभी सिर्फ 10 या 15 मिनट के लिए ही बात होती थी। पर उतने में मैं अपने सारे दिन के कामों को सुन लेता था और अपनी सुना देता था। हम दूर दूर थे, कहने को तो बहुत पास थे। जबलपुर और भोपाल में बहुत अंतर था। जबलपुर में मेरा घर था, जहाँ मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ जा सकता था। पर भोपाल में मैं चाचा के घर में था। मेरे चाचा चाची दोनों बहुत अच्छे हैं, पर पढ़ाई के मामले में थोड़ा गब्बर सिंह। मेरे लिए उनका घर किसी जेल खाने से कम नहीं था। सुविधाएं तो थीं, पर मोबाइल चलाना वर्जित था, देर तक बातें करना वर्जित था और देर से घर में आना भी वर्जित था। तो मेरी और श्रव्या की बातें घर के बाहर ही हुआ करती थीं। त्योहारों का महीना चला, पर सब कुछ वैसा ही रहा। पढ़ाई करते करते महीने कटे। अब तो पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था। श्रव्या को देखना चाहता था। मैं कब तक उसकी फोटो से काम चलाऊं। फरवरी में वैलेंटाइन वीक और सितंबर में करवा चौथ हम आशिकों का सबसे बड़ा त्योहार था। हम सारे आशिक अपने आप को साबित करना चाहते थे। श्रव्या ने और मैंने व्रत रखा था। उसने तो फिर भी किसी तरह संभाल लिया, पर हम तो भूखे रहे नहीं थे। फिर भी भीष्म प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक श्रव्या की आवाज़ नहीं सुन लेंगे, खाना नहीं खाएंगे। पर यह सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि चाचा चाची थे यहाँ। पर वो शनिवार का दिन था और टेस्ट होते हैं, तो मैं लंच लेकर गया था और कोचिंग के दोस्तों को खिला दिया। और जब घर आया तो चाचा चाची ने मुझे देखा। मेरे चेहरे पे 12 बजे हुए थे। चाचा ने कहा, क्या हुआ, व्रत रखे हो क्या? चेहरा एकदम मुरझाया हुआ है। मेरे तो सुनकर ही होश उड़ गए, पर मैंने अपनी भावनाओं पर काबू रखा और कहा, मैं टेस्ट देकर आया हूँ, तो इसीलिए 12 बजे हैं और पेट में भी दर्द है। लगता है थोड़ी ज़्यादा ही खा लिया था। चाचा, दवाई खा लो। अब मेरा दिमाग आइंस्टीन से भी तेज चलने लगा। मैंने कहा, पहले ही खा चुका हूँ, जब कोचिंग में था तो। अब जाके उनके सवालों का सिलसिला खत्म हुआ और मैंने चैन की सांस ली। अब तो इंतजार था बस चांद के आने का। सामने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी, तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। मैं तो चाचा के घर की सबसे ऊंची छत पर चौथे मंजिल पर टंकी के ऊपर चढ़ गया, अपना फोन लेकर। थोड़ी देर में चांद निकला। चाची ने अपना व्रत खोला और मैं मन में सोच रहा था कि शायद प्रिया ने भी व्रत खोल लिया होगा। मैं उसकी आवाज़ सुनने को तड़प रहा था और उसका फ़ोन आ गया। मैंने फ़ोन उठाया। श्रव्या गाना गाने लगी, जो ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था। तूने मुझे इतना प्यार दिया। आगे की लाइन मैंने गाई। मैं जब भी जहाँ भी कड़ी धूप में था, तेरी जुल्फ ने मुझ पे साया किया। मैं आज बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पर। क्या बात है श्रव्या, क्योंकि आज मेरे पति ने मेरे लिए व्रत जो रखा है। मैं, अच्छा कौन है वो? श्रव्या, आई लव यू सो मच मेरे पतिदेव जी। बहुत ही ज़्यादा प्यार से। मैं, आई लव यू टू मेरी पत्नी जी। श्रव्या, तो पतिदेव व्रत खोला कि नहीं? बड़े ही प्यार से। मैं, 4 बार खाना खा चुका हूँ, वैसे मैंने व्रत नहीं रखा। श्रव्या, झूठ मत बोलो। आवाज़ से पता चल रहा है कि सुबह से खाना नहीं खाया है, न ही पानी पिया है। मैं, तुमने भी तो व्रत रखा है, खुद भी तो खाना नहीं खाया। अभी खाना खाया तुमने या नहीं? श्रव्या, खा लिया। मेरी कसम खाकर बोलो। प्रिया, हाँ खा ली हूँ। पागल, जानती थी जब तक मैं नहीं खाऊंगी तब तक तुम भी नहीं खाओगे। तुम ऐसे क्यों हो यार? मैं, संगत का असर है। तभी चाचा मुझे बुलाने लगे। मैंने उसे बाय बोलकर फ़ोन रख दिया और अब मेरे पेट में हाथी दौड़ रहे थे। मैं नीचे गया और भूख के शेर की तरह खाने पर टूट पड़ा। फिर से वही सब चाचा की डांट सुनने को मिल रही थी, पर ये सब तो कुछ भी नहीं था। आगे जो तूफान मेरा इंतजार कर रहा था, मैंने उसके लिए खुद को तैयार तो कर लिया था, पर फिर भी उसका सामना करना बाकी था। कुछ दिनों तक फिर से ऐसे ही बातें होती रहीं, पर अचानक से 3-4 दिनों से हमारी बातें बंद हो गई थी। 4 दिन के बाद मैं भोपाल में घर में बैठा था और पढ़ रहा था और मेरा फ़ोन बजा तो मैंने देखा श्रव्या का कॉल था। मैंने उठाया, पर श्रव्या कुछ बोल नहीं रही थी। मैं समझ गया कि कुछ तो परेशानी है। थोड़ी देर की खामोशी के बाद श्रव्या ने बात करना शुरू कर दिया। श्रव्या, कैसे हो? एकदम उदास होकर। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? गंभीर होकर। श्रव्या, हमेशा अपना ध्यान रखना और खुश रहना। मैं, क्या हुआ? ऐसे क्यों बोल रही हो? और 4 दिन से तुमने बात भी नहीं की है, परेशान होते हुए।
श्रव्या, मेरी सगाई हो गई है। 4 दिन पहले लड़के वाले आए थे और सबको रिश्ता बहुत पसंद आया। सबने मुझसे पूछा, मैंने कुछ नहीं कहा तो पापा ने खुद ही हाँ कर दी और आज सगाई भी हो गई है। 1 महीने बाद शादी होने वाली है। रुआंसी होकर अब मैं कुछ नहीं बोल पा रहा था। मेरी आंखों के सामने से एक पल में सारी दुनिया ही गायब हो गई। मैं रोना चाहता था पर श्रव्या के लिए चुप रहा। श्रव्या, हो सके तो मुझे भूल जाना और अपना ख्याल रखना, हमेशा खुश रहना। मैं सारी खुशियां तो छिन गईं, अब क्या खाक खुश रहूंगा। मन ही मन में मेरे गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। मुझे लग रहा था कि कहीं जाकर मर जाऊं, पर कुछ नहीं कर सकता था। बस अंदर ही अंदर टूट रहा था और श्रव्या भी रोने लगी थी। मैंने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा। फिर श्रव्या को भी तो संभालना था, तो एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। हाँ ठीक है, मैं खुश रहूंगा, पर क्या तुम खुश रह सकोगी? पहले रोना बंद करो और आंसू पोंछो। श्रव्या अब चुप हो गई, शायद मेरे लिए, पर कुछ बोल नहीं पा रही थी। मैं भी उसी के लिए ही चुपचाप अपने अंदर के तूफान को थामे बैठा था। श्रव्या, क्या करूं? घर वालों की खुशी के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं ठीक है, पर तुम भी अपना ध्यान रखना। अगर फिर से रोना शुरू किया तो सीधे तुम्हारे घर आ जाऊंगा और तुम्हारे पापा से बात करूंगा। श्रव्या, नहीं, घर मत आना। मैं नहीं रोऊंगी, पक्का प्रॉमिस। ठीक है, मम्मी बुला रही हैं, अब मैं जा रही हूँ, बाय। मैंने भी उसे बाय बोला और फोन रख दिया। मैं अंदर ही अंदर टूट रहा था। श्रव्या ने तो कह दिया था कि खुश रहना और देवदास बन के नशा न करने लगना। अपनी कसम दी थी। हम तो अंदर ही अंदर तड़प रहे थे। आईसीआईसीआई बैंक का मेंस का एग्जाम था तो मैंने दौड़ते हुए निकाल ली। पर मेंस थोड़ा टफ रहता है, पर अब उसकी टेंशन ही नहीं थी, क्योंकि यहाँ बात श्रव्या की थी। उसके सामने सारी प्रॉब्लम छोटी लग रही हैं और दिमाग काम नहीं कर रहा था। फिर भी किसी तरह पढ़ाई की और एग्जाम दिया। पर जब रिजल्ट आया तो मैं 2 नंबर से एक सब्जेक्ट में लटक गया और चाचा को रिजल्ट बताया तो चाचा ने कहा, कोई बात नहीं, अगली बार निकल जाएगा। पर मुझे ऐसे घुट घुट कर जीना मंजूर नहीं था। मैंने चाचा से कहा कि पापा की तबीयत खराब है तो 2 महीने की छुट्टी पर हैं, वो खर्चा कैसे चलेगा? जब तक कहीं बैंक में नहीं होता तब तक कहीं जॉब ही कर लेता हूँ। तो चाचा भी मान गए। मैंने तुरंत बिक्कू को फ़ोन लगाया, विक्रांत मिश्रा, जो कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और सारी बात बता दी और पूछा, कोई जॉब है क्या तेरी कंपनी में जो मैं कर सकूं? बिक्कू ने भी बोल दिया, तू आ जा, बस मैं सब देख लूँगा। मैं अगले ही दिन चला गया और उसकी कंपनी में 3-4 दिन में ही अकाउंटेंट की नौकरी मिल गई। वहाँ मैं सबसे घुल मिल गया था। दिन में काम करता, रात में पागलों की तरह भटकता था। अब वहाँ कंपनी में सबको पता चल गया था कि एक और देवदास आया है यहाँ। सबने सोचा कि इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा, वरना कहीं सदमे में मरवर ना जाए। तो रात में जलसा का प्लान हुआ। रूम में 4-5 दिलजले मौजूद थे और कुछ बेवड़े भी थे। शराब की व्यवस्था की गई और सवाब के नाम पर लैपटॉप में गाने लगाए गए। सबने जम के शराब पी। मैं दूर बैठा था, मुझे भी बुलाया गया और जबरदस्ती पिलाया गया और लैपटॉप पर गाना चल रहा था। अब लहू तो मुंह लग गया था, तो अब मैंने पूरी बोतल उतार ली। पैक पे पैक पीता गया। वैसे कौन सा पहली बार मैंने पी थी, पर तब मैं शौक के लिए कभी 2-3 महीने में 1-2 बार पीता था। श्रव्या के मेरे जिंदगी में आने के बाद मैंने वो भी बंद कर दिया था, क्योंकि जिसे इसका नशा चढ़ा हो उस पे दुनिया के सारे नशे बेअसर होते हैं। पर अब हर रोज ही शराब का दौर चलता था। कम से कम नींद तो अच्छी आती थी। इसी तरह 15 दिन गुजर गए और एक दिन फिर श्रव्या का फोन आया। मैं बस में बैठा हुआ था। मैंने फोन उठाया। हेलो श्रव्या, कैसे हो? खुश होते हुए, मैं तो ठीक हूँ, पर तुम्हें क्या हुआ है? हैरानी से, श्रव्या, मेरी शादी टूट गई। हंसते हुए, मैं सच में? खुश होते हुए, मैं खुश होते हुए इतनी जोर से बोला कि बस में बैठे सारे लोग मुझे देखने लगे। मैं पहली बार किसी को इतना खुश होते हुए देखा है शादी टूटने पर। श्रव्या, हाँ तो खुशी की बात है तो बताऊंगी ही ना खुश होकर। मैं, कैसे हुआ ये चमत्कार? श्रव्या, एक दिन भाभी से मेरा झगड़ा हो गया था तो उन्होंने बदला लेने के लिए ये प्लान बनाया। भाभी ने मुझे तुमसे बात करते हुए सुन लिया तो उन्होंने उस लड़के को भड़का दिया और शादी टूट गई। सबने मुझे बताया, पर मैंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने कमरे में चली गई।
तो सबने सोचा कि मैं दुखी हूँ, तो किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। अब उन्हें क्या पता कि मैं इतनी खुश हूँ, बस डांस करने का मन कर रहा था। मैं, अच्छा जी, तो फिर डांस क्यों नहीं किया? श्रव्या, क्योंकि पापा को बुरा लगा है और वो पता नहीं कहाँ चले गए हैं। उन्हें लग रहा था कि अब मेरा क्या होगा। अब मैं क्या बताऊं उन्हें कि मैंने पहले से ही अपने लिए लड़का और पापा के लिए दामाद ढूंढ लिया है। मैं, अच्छा जी, पर उन्हें बताएगा कौन? श्रव्या, तुम और कौन बताएगा? पर आ तो जाएं पापा, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। तुम परेशान मत हो ना, पापा आ जाएंगे। श्रव्या, तुम हो कहाँ? इतनी आवाज आ रही है। मैं मुंबई में हूँ, बिक्कू के साथ यहीं नौकरी कर रहा हूँ। श्रव्या, वहाँ कब गए? मैं, बस हो गया 15 दिन हुए हैं। श्रव्या, ठीक है, अब रखती हूँ, मम्मी बुला रही हैं। और उसने फ़ोन रख दिया। इसी तरह कुछ दिन हमारी बातें चलती रहीं और मैंने पीना कम कर दिया, पर अभी छोड़ा नहीं था, क्योंकि मुझे पता था अभी तो अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, तो तैयार रहना था। फरवरी का महीना आया, जो हम आशिकों के लिए होता है, पर मेरे लिए बहुत गम भरा था। श्रव्या ने मुझे कॉल किया। मैं, जी मैडम बोलिए। श्रव्या, याद आ रही है, आ जाओ ना, मिलना है तुमसे, पता नहीं कब से तुम्हें नहीं देखा है। बड़े ही प्यार से मैंने कहा, क्या बात है, आज बड़ा प्यार आ रहा है। ठीक है, आ रहा हूँ, पर ज़्यादा दिन नहीं रह पाऊंगा, 10 दिन बस। श्रव्या, तो ठीक है, उतने दिन के लिए ही आ जाओ प्लीज, बच्चों की तरह बड़े ही प्यार से। मैंने 4 महीनों में एक दिन भी छुट्टी नहीं ली थी, तो मेरे ऑनर ने छुट्टी दे दी। मैं अगले ही दिन जबलपुर निकल गया। दिन में घर पर रहा और फिर श्रव्या को फ़ोन लगाया। उसने कहा, आज नहीं मिल पाऊंगी, थोड़ा काम है, तो कल मिलते हैं रात में। मैंने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। माँ, पापा और बाकी सब घर के लोग बहुत खुश थे कि मैं इतने दिन बाद घर आया हूँ और मैं सबके साथ अच्छे से रहता और हंसी मजाक करता। सब खुश थे। बस पापा बोलते, सेव करवा ले, डाकू लग रहा है। मैं, अरे वहाँ टाइम नहीं मिलता, पर हाँ, कल बनवा लूँगा पक्का। अब पता नहीं कैसे 2 दिन सबके साथ गुजर गए। बस रात में पता चलता था। श्रव्या से 3 दिन से बात नहीं हुई थी। मैं सोच रहा था कि जरूर कुछ हुआ है, और हुआ भी था। चौथे दिन प्रिया का कॉल आया। मैंने रिसीव किया। मैं, आज तुम्हें टाइम मिला है बात करने का? श्रव्या एकदम चुप थी। फिर थोड़ी देर बाद उसकी रोती हुई आवाज आई। मैं, क्या हुआ श्रव्या, क्यों रो रही हो, बताओ मुझे। एकदम से हड़बड़ाते हुए श्रव्या, आरुष, मम्मी नहीं रही। रोते हुए मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया कि मैं क्या करूं। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। श्रव्या ने मुझे बताया कि उसकी माँ अब नहीं रही। हॉस्पिटल में वो एडमिट थी 1 हफ्ते से, और अब मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने उसकी बात सुने बिना ही उसे कितना कुछ सुना दिया। पर उसने कुछ नहीं कहा, वो बस रोए जा रही थी और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मुझे अपनी बेबसी पर गुस्सा आ रहा था। मैंने उसे किसी कदर चुप कराया और फिर कहा, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे घर कल, पर एक शर्त है कि तुम रोओगी बिल्कुल नहीं। वो अब थोड़ी ठीक लग रही थी। मैंने उसे कहा, कुछ खा लो। उसने कहा, ठीक है। फिर उसे कोई बुलाने लगी तो वो फ़ोन काट के चली गई। अब रोना तो मुझे भी आ रहा था, क्योंकि एक उसकी मम्मी तो थी जो उसके घर में अच्छी थी, उसके पापा तो हिटलर कुर्रेसी थे और आज भी हैं। कहने को तो जॉइंट फैमिली है, पर उसके भैया लोग ज़्यादा मतलब भी नहीं रखते थे, और उसकी एक भाभी, वो ही महान थी। उनका बस चलता तो श्रव्या को अनाथ आश्रम भिजवा दे। मैं उसकी हालत समझ सकता था। मैंने अपना फ़ोन निकाला और कुछ लड़कों और लड़कियों को फ़ोन लगाया और श्रव्या के बारे में बताकर उनके घर जाने का प्लान बनाया। अगले दिन सब श्रव्या के घर पर। मैंने उसकी प्यारी सी शक्ल पूरे 7 महीने बाद देखी, पर वो आज भी वैसी ही थी। बस आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थी और नाक भी, फिर भी क्यूट लग रही थी। मैं उसे गले लगाने को तड़प रहा था, और शायद वो भी। वो मेरे लिए अपने आंसुओं को थामे बैठी थी। हम सब ने इधर उधर की बातें की और चलने का समय आया। फिर लड़कियों को आदत होती है कि जैसे ही गले लगी नहीं कि अंदर का तूफान आंसुओं के रूप में बाहर आने लगता है। मैंने सबको वहां से निकाला और फिर उसकी तरफ हंसते हुए देखकर बाहर आ गया। सबने कहा कि हमें बाहर क्यों भगा दिया। मैं बोला, हाँ, जाओ उसके गले लग जाओ, बेचारी जब से शांत बैठी थी तो और रुला दो, फिर खुश हो जाना। सबने सॉरी कहा और फिर हम सब घर की तरफ निकल गए। श्रव्या अब पहले वाली श्रव्या नहीं रह गई थी। वो अब शांत और गंभीर रहने लगी थी
और अब बड़ी भी हो गई थी। जिम्मेदारी जो आ गई थी उसके कंधों पर, और एक छोटी बहन भी थी जो उसकी। कुछ दिनों तक अच्छे से बात हुई, फिर अब श्रव्या मेरे एटम बम फोड़ने की तैयारी में थी। उसने मुझे रात में कॉल किया। मैं जागी रहा था। मैंने फ़ोन उठाया। मैंने कहा, हाँ बोलो। श्रव्या ने कहा, कैसे हो? अब मैं पूरी तरह समझ गया था कि पंगा होने वाला है भैया। मैंने कहा, ठीक हूँ, तुम कैसे हो? श्रव्या, क्या हम दोनों अच्छे दोस्त बनकर नहीं रह सकते? एक रिश्ते में रहना जरूरी है। गंभीरता से मैं खामोश था। मुझे इन सब की आदत हो गई थी। अब तक कोई पहली बार ऐसा थोड़ी किया था। श्रव्या ने ऐसा कुछ। श्रव्या, हम दोनों अब अलग हो जाते हैं। हमारा कोई भविष्य नहीं है, और अब तो मम्मी भी नहीं रही, तो मेरी बात कोई सुनेगा भी नहीं। मैं फिर चुप रहा, शायद उसकी खुशी के लिए, और श्रव्या ने बोलना जारी रखा। श्रव्या, मैं घर से भागना भी नहीं चाहती, क्योंकि मेरी छोटी बहन है, उसका क्या होगा? अब मेरी बारी थी। मैं, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैंने तुम्हें कभी किसी चीज़ के लिए मजबूर नहीं किया, और आज भी नहीं करूँगा। श्रव्या, तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आ रहा? मैं, ऊपर वाले से दुआ करना कि मुझे तुम पर कभी गुस्सा ना आए। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं गुस्से में क्या क्या कर सकता हूँ। हंसते हुए, श्रव्या, अच्छा फिर तो देखना है कि तुम क्या क्या कर सकते हो। बड़े ही प्यार से। मैं, वो दिन ना आए तो ही अच्छा है। और तुम पागल हो गई हो पगली, इलाज करवाओ अपना, कुछ ज़्यादा ही समझदार हो गई हो। श्रव्या, सच में तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? मैं, नींद तो बहुत आती है मुझे, पर तुम्हारी यादें मुझे सोने नहीं देती। श्रव्या, चलो ठीक है, सो जाओ अब। मैंने कहा, ठीक है, तुम भी सो जाओ, और मैंने फ़ोन रख दिया। 2 दिन बाद मैं फिर मुंबई निकल गया, क्योंकि अब तो यहाँ रहने का कोई मतलब ही नहीं था। कभी कभी श्रव्या से एक दोस्त की तरह बात होती थी, पर बस मैं अंदर ही अंदर जलता रहता था, पर उसे कुछ नहीं कहता था। बस शराब पीकर थोड़ा दर्द कम कर लेता था और सोने की कोशिश करता। एक दिन रात में मैंने बहुत ज़्यादा पी लिया, और तभी श्रव्या का फ़ोन आ गया, और मेरा गुस्से का ज्वालामुखी उस पर फट गया। श्रव्या, कैसे हो? क्या कर रहे हो? मैं, अभी बात नहीं कर सकता, कल करता हूँ, लड़खड़ाती हुई आवाज़ में। श्रव्या, तुमने शराब पी है? मैं, हाँ तो क्या? श्रव्या, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम कोई नशा नहीं करोगे। मैं, तुमने अपना वादा बदला, मैंने अपना इरादा, हिसाब बराबर। श्रव्या, मैंने क्या किया? उदास होते हुए, मैं, क्या जब देखो दोस्ती की माला जपती रहती हो? कोई दोस्त वोस्त नहीं है हम। तुम्हें इतनी सी बात क्यों नहीं समझ आती कि रिलेशनशिप के बाद कोई दोस्ती नहीं होती? बस अंदर ही अंदर जलता रहता हूँ मैं। और तुम मेरा गुस्सा देखना चाहती थी ना, तो देखो, मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। श्रव्या, तुम ऐसे नहीं थे आरुष, तुम्हें क्या हो गया है? रोते हुए, मैं, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। या तो तुम मुझे छोड़ दो, या फिर मेरे साथ रहो, पर ये दोस्ती का नाटक मुझसे नहीं होगा। श्रव्या, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। प्रिया बहुत रो रही थी। मैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, रखो फ़ोन और भूल जाना मुझे। इतना कहकर मैंने फ़ोन काट दिया, और मैं इतना नशे में था, मुझे तुरंत नींद आ गई। इसके बाद फिर हमारी बातें बंद हो गईं। सुबह जब नींद खुली तो मुझे सब याद आया। मुझे बुरा लग रहा था, पर अब सुकून था कि मेरे अंदर की भड़ास निकल गई। अब मैं कुछ हल्का महसूस कर रहा था, पर गुस्सा अभी भी था कि क्यों मैंने खुद पे काबू नहीं किया और उसे इतना कुछ सुना दिया। उसकी क्या गलती है? मैंने जिम ज्वाइन कर लिया और सारा गुस्सा वहाँ की बेजवान मशीनों पे निकालने लगा, और कुछ महीने ऐसे ही गुजर गए और मेरी बॉडी भी अच्छी हो गई थी। श्रव्या, बिक्कू, अंकिता और मिशिका से मेरे बारे में पूछ लिया करती थी, पर मुझसे बात नहीं करती थी। नवंबर में चक्कू, मिशिका के भाई की शादी थी, तो उसने और अंकिता ने मुझे फ़ोन किया और आने के लिए कहा। मैंने पूछा, कौन कौन आ रहा है? चक्कू समझ गई और उसने कहा, श्रव्या भी आ रही है। मैंने कहा, ठीक है, आ जाऊंगा, थोड़ा भाव खाते हुए। उसने कहा, पर इंसान बन के आना, जानवर नहीं, लोग देखकर डर जाएंगे। मैंने कहा, ठीक है, और फ़ोन रख दिया। इतने महीनों बाद एक बार फिर मैं और श्रव्या आमने सामने आने वाले थे। थोड़ा खुश था उसे देखने के लिए, थोड़ा गुस्सा भी था। समझ नहीं आ रहा था प्यार ज़्यादा था या गुस्सा। और फिर मैं जबलपुर में अपने घर के लिए निकल गया। दोपहर में नींद पूरी की और शाम को तैयार होकर चक्कू के घर के लिए निकल गया। थोड़ा बहुत काम भी करवाया। जैसे जैसे समय बीत रहा था, कैसे उसका सामना करूंगा, वैसे वैसे बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कुछ और दोस्त भी आ गए थे, तो थोड़ा ध्यान भटकाने की कोशिश करता, पर कोई फायदा ही नहीं था। कुछ ही देर में श्रव्या अपने भैया के साथ आ गई।
सरब्या अपने भैया के साथ बाइक में चक्कू के घर आ गई थी। मैंने उसे देखा पर जानबूझकर सभी के साथ बिजी हो गया, जिससे मुझे उससे बात ना करनी पड़े, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं फिर से उसे रुला दूं। मेरे अंदर अभी भी बहुत गुस्सा भरा था। सरब्या भी थी इतनी अच्छी और प्यारी कि कैसे उसे किसी और का होने दूं, पर किस्मत के आगे किसी की चली है। बस इसी बात का गुस्सा था मन में, और मैं अंदर ही अंदर जलता रहा। और प्यार भी था, किसी तरह अपने आप को बहला रहा था और काम में लगा रहा था। एक जगह हम दोस्त ही थे, बस रब्या मेरे पास आ रही थी। वो मुझसे बात करना चाहती थी, पर मुझे गुस्सा आ रहा था। मेरे हाथ में कांच का गिलास था। मैंने गुस्से में उसे इतनी जोर से दबाया कि वो टूटकर मेरे हाथ में घुस गया। मैं सरब्या को गुस्से से देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और सब मेरी तरफ भागे। मेरे हाथ से बहुत खून निकल रहा था। चक्कू तुरंत फर्स्ट एड बॉक्स ले आई। मैंने अपने हाथ से कांच के टुकड़े निकाले और रूमाल बांधने लगा, तो चक्कू ने बोला, मैं पट्टी लगा दूंगी। और चक्कू को फिर कोई बुलाने लगा, तो उसने कहा, सरब्या तुम बांध दो इसे पट्टी, मैं अभी आती हूँ। मैंने सरब्या से कहा, मैं ठीक हूँ, कोई जरूरत नहीं है। फिर चक्कू आ गई। उसने कहा, तुम बांधो सरब्या, मैं देखती हूँ कैसे मना करता है। और सरब्या ने मेरा हाथ पकड़ा और खून साफ करने लगी। उसकी आंखों से आंसू लुढ़क कर उसके गालों पर आ रहे थे, जैसे चोट मुझे नहीं उसे लगी हो और उसे बहुत दर्द हो रहा हो। ये प्यार ना कमाल की चीज होती है। चोट एक को लगती है, दर्द दोनों को होता है। लड़की के आंसू दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार, जिसे देखकर अच्छे अच्छे पिघल जाएं। मैं भी पिघल गया। मैं अब कुछ नहीं बोल सका। चुपचाप आंखों में हल्के से आंसू थे। उसने भरी हुई आवाज में कहा, बहुत दर्द हो रहा है क्या? मैंने कहा, अब दर्द नहीं होता। उसने मेरी पट्टी कर दी। मैंने अपना हाथ तुरंत उसके हाथ से खींच लिया और बाहर निकल गया। शादी घर से ही थी तो काम भी था। मैं उसमें बिजी हो गया। जयमाला हो गई। सबने फोटो खिंचवाई, जिसके लिए सब शादी में जाते हैं, और उनका सबसे बड़ा सबूत यही होता है। चक्कू ने मुझे बुलाकर सरब्या के बगल में खड़ा कर दिया। मैंने कुछ नहीं कहा। बहन जो मानता था चक्कू को, तो उसे दुखी कैसे करता। एक फोटो कम से कम मेरी और सरब्या की थी उसके पास, तो मैं मान गया। इसके बाद ऑर्केस्ट्रा भी इंतजाम था। सब अपनी वाली के लिए गा रहे थे और दूल्हा दुल्हन ने भी गाना गाया। चक्कू ने सबसे कहा कि मेरी आवाज़ अच्छी है, तो सब मुझे बुलाने लगे। मजबूरी में जाना पड़ा स्टेज पर, मरता क्या ना करता। अब दर्द भरे गाने तो गा नहीं सकता था, कहीं शादी से पहले भैया तलाक ना हो जाए। तो कोई अच्छा सा गाना सोचा और उसे गाने लगा। मेरी आवाज़ सबको इतनी पसंद आ गई, सब कहने लगे, एक बार और, एक बार और। श्रव्या ने भी चक्कू से कहा, एक और बोल दो ना। चक्कू ने अपने भैया से कहा, और फिर चक्कू के भैया भाभी ने कहा, गा दो आरुष प्लीज। मैंने कहा, आप लोग ऑर्केस्ट्रा वालों का काम बंद करवाओगे? और फिर मैंने श्रव्या की तरफ देखते हुए कहा, चक्कू ये तेरी भाभी के लिए। चक्कू समझ गई और अमर भी। फिर मैंने गाना शुरू किया। जयमाला और पता नहीं कौन कौन सी रस्में होती हैं जो हो चुकी थीं। रात के 1 बज गए थे। श्रव्या के घर से फ़ोन था। वो भी परेशान थी कि घर कैसे जाए। रात बहुत हो गई थी। अमर का घर थोड़ा दूर था, तो वो 1-2 लोगों को लेकर बैग से निकल गया। फिर खैर अभी तक था, पर श्रव्या उसके साथ नहीं जाना चाहती थी। बचा मैं, जिससे श्रव्या बोल नहीं सकती थी। तो चक्कू ने कहा, तुम श्रव्या को घर छोड़ दोगे क्या? मैं ना नहीं कर सका और श्रव्या मेरे साथ चल दी। वो मुझसे थोड़ी दूर पर बैक में बैठ गई। मैं भी धीरे धीरे बैक ले जा रहा था कि कहीं उसे प्रॉब्लम ना हो, और मेरे हाथ पर जोर पड़ रहा था तो उसमें से खून निकलने लगा। कुछ देर में श्रव्या का घर आ गया और मैंने उसे कहा, तुम्हारा घर आ गया। श्रव्या नीचे उतरी और उसने मेरा हाथ पकड़कर रोने लगी। हैंडल पूरा गीला हो गया था। उसकी आंखें फिर एक बार भर आईं। मैंने अपने रूमाल निकाली और हाथ को बांध लिया और जाने लगा, तो श्रव्या ने कहा, पट्टी बांध लेना दूसरी, ये खराब हो गई है। और इतना गुस्सा मत किया करो, खुद को चोट लगवा ली। मैंने कहा, जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं खुद को चोट पहुंचाता हूं, और कभी कभी जिन्हें प्यार करता हूं उन्हें भी। श्रव्या अब खामोशी से अंदर जाने लगी। जब तक वो अंदर नहीं चली गई, मैं वहीं खड़ा रहा, पर उसकी तरफ नहीं देखा। उसने एक बार मुड़कर मुझे देखा और कहा, अपना ध्यान रखना और गुस्सा कम कर दो। मैंने कहा, हम। और मैं अपने घर आ गया, और घर में मेरी माँ मुझे साल में देखकर घर सर पर उठा लिया। अब सारे सदस्य उठ गए और सवालों का सिलसिला शुरू हो गया। क्या हुआ, कैसे हुआ, चोट कैसे लगी, और बहुत सारे। क्या बताऊं, अब सारा गुस्सा उतर चुका था। मम्मी ने पट्टी बांधी, फिर
फिर मैं सोने चला गया। नींद आ नहीं रही थी तो कान में ईयरफोन लगाकर गाना सुनने लगा। जुदा होके भी तू मुझ में कहीं बाकी है, पलकों में बन के आंसू तू चली आती है। गाना सुनते सुनते थोड़ा आंसू बहाया, फिर सो गया। 2 दिन घर में कैसे बीते पता ही नहीं चला, पर अब मैंने गुस्सा करना कम कर दिया था और मम्मी के साथ मजाक मस्ती करता रहता और उनके काम में हाथ बटाता। फिर 2 दिन बाद निकल गया मुंबई, फिर वही काम और रात में जाम। दिन गुजरे और फिर महीने, पर मैं वैसा ही रहा। एक दिन रात में मैं नशे में फुल टल्ली था, तभी रबिया का फ़ोन। मैंने खुद को 2-3 थप्पड़ मारे और फिर फ़ोन उठाया। भरोसा नहीं हो रहा था। रबिया का कॉल मेरे फ़ोन पर देखकर मैं हैरान था। मैंने फ़ोन उठाया। मैं, हेलो रबिया। रबिया, सुनो ना, एक बार मिल सकते हो क्या? रुआंसी होकर मैं, अब क्या फ़ायदा मिलने का, अब तो सब खत्म है हमारे बीच, फिर मिलकर क्या होगा? रबिया, तुम्हें मेरी कसम, एक आखिरी बार तुमसे कुछ मांग रही हूँ, इसके बाद कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज एक बार मिल लो मुझसे। रोते हुए, मुझसे उसका रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था और मैंने इतनी पी रखी थी कि मैं अपने ऊपर काबू नहीं रख सका और मैं भी जोर जोर से रोने लगा। मैं, प्लीज रबिया, मुझसे ये मत मांगो, चाहो तो मेरी जान मांग लो, मैं अब तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता, मुझसे नहीं होगा ये। मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला है, मैं फिर से नहीं टूटना चाहता। बहुत ज़्यादा रोते हुए, रबिया प्लीज यारो से एक बार मिल लो, वरना मैं मर जाऊंगी। रबिया बहुत ज़्यादा रो रही थी और मैंने खुद को संभाला। फिर कहा, मैं, ठीक है, पर एक शर्त है, तुम मेरे सामने रोगी नहीं, न ही तुम्हारी आंखों में आंसू होने चाहिए। रबिया, प्रॉमिस। शांत होते हुए, मैं आ रहा हूँ, मैं 2 दिन में। रबिया ने कहा, मैं इंतज़ार करूंगी। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मैं बार बार अपने फ़ोन को देख रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं अभी इसी वक्त जबलपुर चला जाऊं रबिया से मिलने। इतने सालों बाद भी मेरा प्यार उसके लिए कम नहीं हुआ था, वो तो बस वक्त के साथ बढ़ता जा रहा था। तभी थोड़ी देर में बिक्कू आया। मैंने उसे सारी बातें बताईं। उसने कहा, तू जा, मैं यहाँ सब संभाल लूँगा। अब मैंने रात में ही 3 बजे ट्रेन पकड़ी, मुझसे रहा नहीं जा रहा था। अगले दिन मैं जबलपुर में अपने घर पर था। माँ पापा मुझे अचानक से देखकर हैरान हो गए कि ऐसे बिना बताए कैसे आ गया। माँ ने मुझसे पूछा, क्या हुआ, तू ऐसे अचानक से आ गया, जॉब छोड़ दी क्या? मैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस आप लोगों से मिलने का मन कर रहा था तो आ गया। माँ और पापा ने एक साथ कहा, हमसे मिलने का तेरा कब से मन करने लगा? फिर माँ ने कहा, वैसे तो बुलाने पर भी कभी नहीं आता है, 2 साल में एक बार आया है बस, और फिर आ जा रहा है। पापा ने कहा, तो कब जा रहा है? ताना मारते हुए कहा। मैंने कहा, आया हूँ अभी, और आप लोग मुझसे जाने के बारे में पूछ रहे हैं, ढंग से बैठा भी नहीं हूँ कि इतने सारे सवालों की बरसात शुरू कर दी। माँ ने कहा, ठीक ही तो है, तू मुश्किल से 3-4 दिन ही तो यहाँ रुकता है, जैसे वो तेरी ही कंपनी हो और खुद बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो। माँ ने शिकायती लहजे में कहा। तो फिर मैंने कहा, अभी तो कुछ दिन रुकूंगा ही, पर अगर काम आ गया तो जाना पड़ेगा। पहले मुझे खाना तो दे दीजिए, भूख लगी है बहुत। माँ ने मुझे खाना देते हुए कहा, एक शर्त पर, हम तुझे नहीं कहेंगे कि अगर हम जो तुझे मांगेंगे वो तू देगा। मैंने खाना खाते हुए कहा, पहले बताइए तो कि चाहिए क्या? तो माँ ने कहा, नहीं, पहले वादा कर कि जो मांगूंगी वो तू देगा। मैंने भी चिढ़कर कहा, हाँ ठीक है, किया वादा, बस अब खा लूँ शांति से। माँ ने कहा, पहले सुन तो ले कि मैं क्या मांग रही हूँ। मैंने अपना सारा ध्यान खाना ठूसने में लगा दिया। माँ ने कहा, बेटा अब तू शादी कर ले, 25 साल का हो भी गया है, बाद में कोई लड़की भी नहीं मिलेगी। माँ के मुंह से शादी वाली बात सुनकर मैंने थाली को चुपचाप एक तरफ रख दिया और अपनी आंखों के दर्द को छुपाते हुए कहा, ये आप क्या कह रही हैं? मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है और दोबारा मुझसे इस बारे में बात नहीं कीजिएगा। माँ ने कहा, तूने वादा किया है। मैंने कहा कि मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। तो माँ ने उदास होते हुए कहा, मुझे पता था कि तू मुझसे प्यार नहीं करता और तू कभी मेरी बात नहीं सुनेगा। और इतना कहकर माँ रोने लगी। और फिर माँ ने कहा, कहीं तू किसी लड़की से प्यार तो नहीं करता, इसीलिए मना कर रहा है? माँ के सवाल को सुनकर मैंने सोचा कि मेरा और श्रव्या का तो कुछ हो ही नहीं सकता, कम से कम माँ की खुशी के लिए हाँ ही कर दूं। मुझे रोना आ रहा था, पर अगर मैं कमज़ोर पड़ा तो इनका शक यकीन में बदल जाएगा। तो मैंने अपने आप को जैसे तैसे संभाला।
माँ मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है, जिन्हें मैं कभी दुख नहीं देना चाहता, पर हाँ, जाने अनजाने में बहुत दुख दिया है। मैंने कहा ठीक है, मैं तैयार हूँ, जिससे आप कहेंगी मैं शादी कर लूँगा। माँ ने कहा तेरे लिए एक लड़की देखी है और कल तेरी उससे सगाई होगी। शाम को यूनिक मैरिज हॉल में फंक्शन रखा गया है। मैंने कहा इतनी जल्दी? मैंने तो लड़की को देखा भी नहीं है। पापा ने ऊंची आवाज में कहा हमने देख लिया है ना, बस इतना काफी है। वैसे भी सगाई होगी तब तो तू उसे देख ही लेगा। मैंने बुझे मन से कहा ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। माँ ने कहा खा मेरी कसम। मैंने कहा आपकी कसम। अब खुश? पर अभी मुझे थोड़ी दोस्तों से मिलने जाना है, तो बाद में आपसे बात करता हूँ। मुझे बहुत दुख हो रहा था, मैं रोना चाहता था, पर मेरी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे। मुझे लग रहा था कि 2 दिन बाद रब्या से मिलूंगा तो क्या कहूँगा कि अब मेरी शादी होने वाली है, और वो भी उस लड़की से जिसे मैंने कभी देखा भी नहीं और ना कभी बात की। फिर मैंने सोचा कि अब जो होगा देखा जाएगा, उससे वैसे भी आखिरी बार ही मिलना है, इसके बाद तो मिल ही नहीं पाएंगे। मैंने 2-3 दोस्तों को फ़ोन लगाया और फिर हम पुलिस मैदान में मिले। हम सब ने मिलकर सट्टा फूका, फिर उन्होंने मुझे रब्या की याद दिला दी। मैं घर आया, मुझे नींद तो नहीं आ रही थी। मैं गाना सुनने लगा और रब्या की यादों में खो गया और मेरे 4-5 सालों की जिंदगी को कुछ ही लम्हों में जी गया। मैं रात में उठा और गाने को बंद किया, अपनी आंखों से आंसुओं को पोंछा और मेरी सारी रात कमरे में टहलते टहलते सोचने में निकल गई कि आखिर रब्या को सारी बातें कैसे बताऊंगा और कैसे उसका सामना करूंगा। इसी उधेड़बुन में धीरे धीरे सुबह हो गई। मैं फ्रेश होकर नीचे गया और चाय और नाश्ता बनाकर सबके लिए ले आया। हम सब खाने की टेबल पर थे। माँ ने मेरा ये रूप 5-6 साल पहले देखा था, तो उन्होंने कहा क्या बात है, आज बड़ा प्यार आ रहा है हम पर। मैंने मन में सोचा कि मेरे हिस्से का प्यार तो मुझे मिला नहीं, पर आपको आपके हिस्से का प्यार तो मिल ही सकता है ना। मैंने कहा क्यों? इससे पहले मैंने कभी आपके लिए कुछ नहीं किया जो आप ऐसे बोल रही हैं। फिर मैंने कहा पापा को ऑफिस नहीं जाना क्या, कल से यहीं टिके हुए हैं, और हंसने लगा। तो पापा ने कहा तेरा रिश्ता पक्का होने की खुशी में छुट्टी ली है, आज तेरी सगाई है ना, और देखना भी पड़ेगा तू कहीं भाग ना जाए। मैंने गंभीर होते हुए कहा आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं मर जाऊंगा पर भागूंगा नहीं। माँ ने कहा पागल है क्या, ऐसा कोई कहता है? तेरे पापा तो मजाक में कह रहे थे। मैंने भी मुस्कुराकर कहा मैं भी तो मजाक कर रहा हूँ। माँ और पापा ने फिर कुछ नहीं कहा, शायद उन्हें मेरी मुस्कुराहट के पीछे का दर्द दिख गया था। खैर किसी तरह शाम हुई और हम सब तैयार होकर यूनिक मैरिज हॉल में पहुंच गए, जहां पर मेरी बलि होने वाली थी। मेरे सारे दोस्त वहां पर मौजूद थे। वहां पर खड़ा हर इंसान खुश था मेरे सिवा। मुझे वहां पर खड़ा हर शख्स आज कसाई नजर आ रहा था, जो आज मुझे हलाल करने वाले हैं। मुझे एक सोफे पर बैठा दिया गया। मैं अपनी गर्दन नीचे झुकाकर इस बेमन के रिश्ते में बंधने की हिम्मत जुटा रहा था। थोड़ी देर में एक लड़की मेरे बगल में आकर बैठ गई। उसने मुझसे कहा कैसे हो आरुष? मुझे उसकी आवाज़ रब्या की आवाज़ की तरह लग रही थी, पर मैंने उसे देखा तक नहीं, क्योंकि मुझे भरोसा था कि ये काम नामुमकिन है। फिर सगाई का मुहूर्त हुआ। पंडित जी ने कहा दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को अंगूठी पहनाइए। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे कह रहे हों कि बकरे अपनी गर्दन आगे कर, मुझे तलवार से तेरा गला काट कर तेरी बलि देनी है। मैंने ना चाहते हुए भी अपनी गर्दन को उस लड़की की तरफ मोड़ दिया और उसे देखता ही रह गया। मैंने सगाई की अंगूठी ली और उस लड़की की तरफ देखने लगा जिससे माँ मेरी सगाई करवा रही थी। उसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैं कभी उसे, कभी माँ और कभी वहाँ खड़े अपने दोस्तों को देख रहा था। सभी मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। तभी पंडित जी ने कहा कन्या को अंगूठी पहनाओ बेटा। माँ ने भी कहा मेरी होने वाली बहू को अंगूठी पहना जल्दी से। मैं झटके से खड़ा हो गया और रब्या भी खड़ी हो गई। सब मुझे घूर कर देख रहे थे। मैंने धीरे से कहा पर माँ ये तो। इतना कहते ही माँ मेरी बात को बीच में ही काटते हुए अपना ड्रामा शुरू कर देती हैं और कहती हैं तूने कहा था कि तू मेरी पसंद की लड़की से शादी करेगा और अब मना कर रहा है तू मुझसे प्यार नहीं करता। पापा ने कहा मुझे तो पहले से ही पता था
कि ये हमारी बात नहीं मानेगा। पता नहीं तुमने इस नालायक को क्यों इतना सर पर चढ़ा कर रखा है। मैंने कहा, माँ आप कहीं भी शुरू हो जाती हो, और उस लड़की को अंगूठी पहना दी। उसने भी मुझे अंगूठी पहनाई। सब तालियां बजाने लगे। सबके चेहरे पर खुशी थी और मेरे चेहरे पर 11:15 बजे थे। मैंने कहा, माँ ये तो श्रव्या है। माँ ने कहा, हाँ मुझे इसका नाम पता है। मैंने खींचते हुए कहा, अरे माँ ये वही श्रव्या है जिससे मैं प्यार करता हूँ। अब तक वहाँ पर बिक्कू और श्रव्या के पापा के साथ उसके घर के सभी लोग आ गए थे और माँ ने सबके सामने मेरा कान खींचते हुए कहा कि तूने तो कहा था कि तू सबसे ज़्यादा प्यार मुझे करता है और मेरे अलावा किसी से प्यार नहीं करता। मैंने भी दर्द से कराहते हुए कहा, मैंने सही कहा था कि मैं सबसे ज़्यादा आपसे प्यार करता हूँ, पर ये थोड़ी ही कहा था कि किसी और से प्यार नहीं करता। श्रव्या और बाकी सब मुझे ऐसे देखकर हंस रहे थे। मैंने कहा, माँ मेरा कान छोड़िए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माँ ने कहा, अभी दर्द हो रहा है, पर जब श्रव्या के सामने कांच का गिलास हाथ से तोड़ लिया था और हाथ में चोट लगी थी तब दर्द नहीं हो रहा था क्या? मैं कुछ कहता इससे पहले ही श्रव्या ने कहा, माँ प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए, इन्हें सच में दर्द हो रहा है। उसके मुंह से इतना सुनकर मेरा दर्द गायब हो गया और मैं चुपचाप उसे देखने लगा और माँ ने मेरा कान कब छोड़ दिया मुझे पता ही नहीं चला। मैंने श्रव्या के पापा को और बाकी सबको देखा तो वो बहुत खुश थे। मैंने पहली बार श्रव्या के हिटलर पापा को हंसते हुए देखा था। मैंने मन ही मन कहा कि इन्हें भी हंसना आता है। श्रव्या ने कहा, क्या सोच रहे हैं आप? मुझे झटके पे झटके लग रहे थे। पहले श्रव्या से मेरी सगाई, फिर श्रव्या का मुझे आप कहकर बुलाना। मैं मन ही मन सोच रहा था कि ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। मैंने 3 दिन से शराब को हाथ नहीं लगाया, फिर भी ये सब अजीब क्यों लग रहा है। मैंने खुद को चिकोटी काटी, फिर माँ से कहा, ये सब चमत्कार हुआ कैसे? माँ ने कहा, परसों तूने नशे में, इतना सुनते ही पापा शुरू हो गए। बस यही दिन देखना रह गया था कि जनाब पीने भी लगे हैं। और श्रव्या के पापा ने कहा, दामाद जी आप पीते हैं? मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी बिक्कू ने कहा, अरे अंकल आरुष कभी नहीं पीता, उसे तो शराब से नफरत है। वो तो ऑफिस के कुछ बिगड़े हुए लड़कों ने इसके जूस में शराब मिला दी थी। पर एक तरह से अच्छा ही हुआ कि उन लड़कों के कारण आरुष को उसका प्यार और मुझे मेरी भाभी मिल गई। और उसने मेरी तरफ देखते हुए मुझे आंख मारी। मैंने लंबी सांस ली और मन ही मन सोचा कि बच गए। मैंने माँ से कहा, फिर क्या हुआ? माँ ने फिर कहना शुरू किया कि तूने नशे में मुझे गलती से फ़ोन कर दिया था। मैंने उठा लिया और तेरे और बिक्कू की सारी बातें सुन ली और रिकॉर्ड भी कर ली और तेरे पापा को सुनाई। तेरी रोने की आवाज़ सुनकर तेरे पापा पिघल गए। तू रोते रोते सो चुका था और फिर बिक्कू ने देखा कि तेरा फ़ोन चालू है तो उसने फ़ोन उठाकर उससे पूछा कि क्या हुआ है। पहले तो वो मना कर रहा था, पर तेरी कसम देने के बाद वो मान गया। मैंने बिक्कू की तरफ देखा तो उसने गर्दन झुका ली। फिर मैंने माँ की बात सुनने लगा। माँ, फिर मैंने बिक्कू से श्रव्या और तेरे सारे दोस्तों का नंबर मांगा और एक एक करके सबको फ़ोन लगा लिया और घर पे बुलाया। सबकी बातें सुनने के बाद हमने प्रिया को फ़ोन किया। आरुष की माँ, हेलो श्रव्या। श्रव्या, जी मैं श्रव्या, पर आप कौन हैं? आरुष की माँ, मैं आरुष की माँ हूँ। श्रव्या, नमस्ते आंटी। आरुष की माँ, नमस्ते बेटा, ये बताओ कि तुम आरुष से प्यार करती हो? ये सब सुनकर श्रव्या की आवाज़ नहीं निकल रही थी। आरुष की माँ, बोलो बेटा, डरो मत, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। श्रव्या, जी आंटी। आरुष की माँ ने कहा कि हमें तुम्हारे पापा और बाकी परिवार वालों से मिलना है। श्रव्या, पर आंटी। आरुष की माँ, डरो मत बेटा, मैं हूँ ना, सब ठीक कर दूंगी। फिर हम सब मिलकर उनके घर गए, उन्हें समझाया। पहले तो समधी जी मना कर रहे थे, पर तेरे पापा के समझाने के बाद वो भी मान गए और आज सब कुछ तेरे सामने है। मैं आज अपने पापा को बड़े ही प्यार से देख रहा था। मेरी नज़रों में उनका सम्मान और ज़्यादा बढ़ गया था। पापा भी अकड़ते हुए अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेर लीं। मेरा तो मन कर रहा था कि पापा के गले लग जाऊं दौड़कर। फिर मैंने अपने अंदर की भावनाओं को दबाया। मैंने और श्रव्या ने सबके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। फिर मैं बिक्कू के गले लग गया। बिक्कू ने कहा, भाभी से नहीं मिलवाएगा? मैंने कहा, साले तेरी वजह से ही तो तेरी भाभी और मैं मिले हैं। फिर अमर के गले मिला और उसने कहा, कमीने, मेरा भी तुम दोनों को मिलाने में हाथ है। मैंने कहा, बिल्कुल मेरे भाई, तेरे पैर ही छू लूँ मैं। फिर उसने कहा, बस बस भाई, सदा सुहागन रहो। फिर मैंने कहा, एक और शख्स है जिसकी वजह से हम मिले हैं। सबने कहा, कौन? मैंने प्रिया की भाभी के पैर छुए और कहा, इनकी वजह से। उनके चेहरे का रंग उड़ गया।
फिर मैंने उनके पास जाकर कहा, अगर ये शादी रोकने की कोशिश की और दोबारा कभी श्रव्या को परेशान किया तो फिर मैं सबको बता दूंगा कि आपने 2 बार श्रव्या की शादी तोड़वाई है और मेरे और श्रव्या के पास आपकी रिकॉर्डिंग भी है। उनका तो गला ही सूख गया ये सब सुनकर। फिर मैंने कहा, खुश रहिए और सबको खुश रहने दीजिए। बिक्कू और अमर को सब पता था तो वो समझ गए और मुंह दबाकर हंस रहे थे। सबने मिलकर सेल्फी ली और हम सब ने फोटो खिंचवाई। सब खुश थे आज और सभी ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। अभी शादी का मुहूर्त नहीं निकला था तो हम सब ने एक दूसरे को विदाई दी और अपने अपने घर आ गए। रात में नींद नहीं आ रही थी तो मैं अपने फ़ोन में श्रव्या की फ़ोटोज़ देखने लगा। तभी श्रव्या का कॉल आ गया। श्रव्या, आई लव यू पतिदेव। मैं, आई लव यू टू मेरी पगली। क्या बात है, बहुत प्यार आ रहा है आज हम पर। श्रव्या, हमेशा से आता है आप पर। अच्छा सुनिए ना। मैं, अब इतने प्यार से कहोगी तो गालियाँ भी सुन लेंगे। कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप? श्रव्या, आज हम दोनों को मिलना था ना। आप मुंबई में थे तो हमने आज मिलने का प्लान बनाया था। मैं, अरे यार, अब तो शादी होने वाली है, अब छुप छुप के क्या मिलना, सबके सामने मिलना होगा। श्रव्या, प्लीज़ ना, आ जाइए। आज बस छुप छुप के मिल लें, फिर कल से सबके सामने मिलेंगे। प्लीज़ 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 आ जाइए ना, आपकी याद आ रही है। श्रव्या इतने प्यार से कह रही थी कि मैं मना ही नहीं कर पाया। मैंने कहा, ओके धर्मपत्नी जी, अभी आ रहा हूँ। मैं नीचे गया और देखा सब सो रहे हैं। मैं चुपचाप निकलने ही वाला था कि पीछे से आवाज़ आई, आरुष, इतनी रात में कहाँ जा रहा है? मैंने श्रव्या से बात करके उसके घर जाने के लिए निकलने ही वाला था कि पीछे से किसी ने मुझे रोका। आरुष, इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? मैंने मन ही मन सोचा कि मर गए अब तो, और डरते डरते पीछे मुड़ा और मेरा डर मेरी आंखों के सामने था। मेरे पापा के रूप में मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैंने धीरे से कहा, पापा आप सोए नहीं अभी तक? पापा, नहीं, पर तुम रात में कहाँ जा रहे हो? मैं तो कहीं नहीं पापा। बहुत मुश्किल से मेरी आवाज़ निकली। पापा ने कहा, इधर आओ। मैं डरते डरते उनके पास गया। पापा ने कहा, श्रव्या से मिलने जा रहे हो? ये सुनकर तो मुझे जैसे दिल का दौरा पड़ गया और मेरे हाथ पैर कांपने लगे। पापा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, आज आखिरी बार है, इसके बाद छुप छुप के मिलना बंद। फिर तो शादी के बाद ही मिलना ही है। मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि पापा ने मुझसे ये सब कहा। मैंने डरते डरते पूछा कि आपको कैसे पता? तो पापा ने कहा, बाप हूँ तेरा, सब जानता हूँ, और आज पहली बार नहीं है तू श्रव्या से मिलने जा रहा है, मुझे सब पता है। मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मुझे लगा आज गए भैया हम तो, आज तो पापा की चप्पल और हमारा सिर। फिर पापा ने जो कहा मुझे तो उन पे गर्व होने लगा कि यार बाप हो तो ऐसा। पापा, एक राज की बात बताता हूँ, जब मेरी शादी तेरी माँ से तय हुई थी ना, तो मैं भी ऐसे ही छुप छुप कर उससे मिलने जाया करता था। सारे घर वाले सोचते थे कि तेरी माँ और मेरी शादी अरेंज हुई है, पर शादी होने तक के समय मुझे और तेरी माँ को एक दूसरे से प्यार हो चुका था। मैंने तुरंत पापा के गले लग गया और कहा, आई लव यू सो मच मेरे प्यारे बापू। पापा ने कहा, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। मैं उन्हें सॉरी बोलकर उनसे अलग हो गया। पापा ने कहा, पर ये बात अपनी माँ को मत बताना कि मैंने तुझे सब बता दिया है। और उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, जा आरुष, जा जी ले अपनी ज़िंदगी। मैंने फिर से उन्हें गले लगाया और दौड़ता हुआ श्रव्या के घर पहुंच गया। मैंने चुपचाप इधर उधर देखा तो रास्ता एकदम साफ था। मैं छत के ऊपर चढ़ गया और फिर देखने लगा कि श्रव्या कहीं नहीं दिखी और वो पीछे से आकर पीछे से मुझे कस के गले लगा लिया। श्रव्या, आई लव यू सो मच आरुष। मैंने श्रव्या को अपनी रिंग दिखाते हुए कहा, देखिए मैडम जी, मेरी सगाई हो गई है और मुझे ये सब करना शोभा नहीं देता। श्रव्या ने भी अपना हाथ आगे करते हुए कहा कि वैसे तो मेरी भी सगाई हो गई है, पर मुझे ये सब करना अच्छा लगता है। श्रव्या इतना कहकर मेरे सामने आ गई और आगे बढ़ने लगी। मैंने पीछे हटते हुए कहा, देखिए मैडम, मैं अच्छे घर का संस्कारी लड़का हूँ, आप मेरे अकेलेपन का फ़ायदा नहीं उठा सकती। श्रव्या ने कहा, अच्छा, अगर मैंने तुम्हारा फ़ायदा उठाया तो क्या करोगे? और मेरे कंधे पर अपने दोनों हाथ रख दिए। श्रव्या ने कहा, तुमने ही तो कहा था कि अगर मुझे शादी के बाद अफेयर करना हो तो तुमसे कर सकती हूँ, फिर अब क्यों डर रहे हो? मैंने उसे गले लगा लिया और कहा, श्रव्या, मैं बहुत डर गया था। अगर मुझे तुमसे दूर रहना पड़ता तो मैं कैसे रहता? मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। श्रव्या ने नम आंखों से कहा, अच्छा, फिर इतने दिन दूर कैसे रहे? मैंने कहा,
तुमने ही तो कहा था दूर रहने को, तो मैं क्या करता। लेकिन तुम्हारे बिना मैं एक जिंदा लाश की तरह था, न मर सकता था न जी सकता था। श्रव्या ने कहा। मैं भी कौन सा खुश थी, मैं भी तो तड़प रही थी तुम्हारे बिना। इतना कहते कहते वो उदास हो गई। फिर उसे हंसाने के लिए मैंने कहा, लेकिन अब मुझसे तुम्हें कौन बचाएगा। श्रव्या ने खुश होते हुए कहा, मतलब। मैंने कहा, मतलब ये कि अब मैंने सोच लिया है कि अफेयर कर ही लूं। श्रव्या चहकते हुए कहती है कि सोच लो, मेरे जो पति देव हैं ना, वो बहुत गुस्से वाले हैं। एक लड़के ने मुझे छूने की कोशिश की, पर उन्होंने उसे पीट डाला। श्रव्या के नज़दीक जाते हुए मैंने कहा, जो होगा देखा जाएगा, और उसके माथे पर किस कर दिया। फिर मैं दीवार से टिककर नीचे बैठ गया और उससे कहा, आजा मेरा बच्चा मेरे पास। श्रव्या सचमुच बच्चों की तरह मुझसे आकर चिपक गई। श्रव्या ने कहा, एक गाना सुनाओ ना। मैंने कहा, ठीक है सुनाता हूँ, और फिर मैं शुरू हो गया। श्रव्या, अच्छा ये बताओ, कभी तुम्हारे घर पे किसी को शक नहीं हुआ कि तुम यहाँ पर आते हो। मैंने कहा, पापा को पता है। श्रव्या ने मेरी तरफ देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। मैंने कहा, हाँ, जब उन्होंने मुझे बताया तो मेरा भी यही हाल था जैसे अभी तुम्हारा है। मैंने श्रव्या से पूछा तो उसने कहा, मेरी छोटी बहन को पता था और वो छुप छुप कर हमारी बातें भी सुनती थी। अब मेरा हाल फिर से वैसा ही हो गया। मैंने कहा, सारी बातें। उसने कहा, हाँ सारी बातें। मैंने कहा, बड़ी डेंजरस लड़की है तुम्हारी बहन, और तुम भी। बस ट्रेलर है, फिल्म तो अभी बाकी है। मैंने कहा, बस कर मेरी माँ, अब मुझ में और हिम्मत नहीं है। श्रव्या ने कहा, बस अभी से हार मान ली। मैंने कहा, हाँ, लेकिन अब मुझे घर जाना है, तभी तो कल माँ और पापा के साथ तुम्हारे घर पे आ पाऊंगा। श्रव्या ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, ये भाभी को क्या हो गया है, आज अचानक इतने प्यार से बातें कर रही हैं और मेरा बहुत ध्यान रख रही हैं, तुमने कुछ किया है क्या। मैंने कहा, नहीं तो, पर फिर भी। श्रव्या ने मुझे शक भरी नज़रों से घूरने लगी। मैंने कहा, ठीक है बताता हूँ। मैंने बस इतना ही कहा कि अगर आपने दोबारा श्रव्या को परेशान किया तो मैं बता दूंगा कि उन्होंने पहले 2 बार तुम्हारी शादी तुड़वाई है। मेरे और श्रव्या के पास रिकॉर्डिंग भी है। श्रव्या ने हैरानी से कहा, मेरे पास तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। मैंने कहा, ये हम दोनों को पता है, उन्हें थोड़ी ना पता है। श्रव्या ने मुझे गले से लगा लिया और कहा, तुम सच में पागल हो। मैंने कहा, तुम्हारे लिए पागल हूँ मेरी पगली। आई लव यू सो मच पगली। उसने कहा, आई लव यू टू पगले। मैंने श्रव्या को बाय कहा और मैं अपने घर चला गया। घर पहुंचकर चुपचाप सो गया। अगली सुबह श्रव्या के घर जाना था, शादी की तारीख जो निकलवानी थी और अपनी खातिरदारी भी तो करवानी थी। मैं सुबह जल्दी उठा और तैयार हो गया। मैंने जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता और चाय बनाई और फिर लाकर उसे खाने की टेबल पर रख दिया। पापा और माँ अपने कमरे से निकलकर बाहर हॉल में आए और उन्होंने जब ये नज़ारा देखा तो पापा और माँ दोनों ने मेरे मज़े ले लिए। पापा ने माँ की तरफ देखते हुए कहा कि वो लड़का बड़ा हो गया है, अपना काम खुद करने लगा है, और बहू का भी। माँ ने कहा, अच्छा ही है, मुझे तो छुट्टी मिलेगी, ये और बहू मिलकर सब संभाल लेंगे। पापा ने तो जैसे कसम खाई थी कि आज मुझे साबुती नहीं छोड़ेंगे। पापा ने, अरे भाग्यवान, तुम्हारे लाडले ने ये सब इसीलिए किया है कि हमें बहू के घर जाने में लेट ना हो जाए। फिर मुस्कुराते हुए पापा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, क्यों आरू, मैंने सही कहा ना। मेरा तो चेहरा शर्म से लाल हो गया था। माँ ने कहा, अरे वाह, तुझे शर्माना भी आता है। मैं फिर पापा के पास गया और धीरे से उनके कान में कहा, पिताजी, कल रात वाली बात माँ को मैं बता दूं क्या। अब पापा का चेहरा देखने लायक था। उन्होंने कहा, तू मेरा राजा बेटा है ना, अपनी माँ से कुछ मत कहना। माँ ने कहा, क्या खुसर पुसर हो रही है दोनों में, मुझे कोई कुछ बताएगा। पापा ने कहा, कुछ नहीं, चलो जल्दी नाश्ता कर लो, फिर प्रिया के घर भी जाना है ना। माँ ने कहा, हाँ ठीक है, और सबने नाश्ता किया और सब तैयार होने चले गए। हम सब फिर कुछ देर बाद श्रव्या के घर गए। वहाँ पंडित जी को श्रव्या के पापा ने पहले से बुलाया था। पंडित जी ने शादी की तारीख 2 महीने बाद की बताई। मैंने धीरे से पंडित जी से कहा कि थोड़ी जल्दी नहीं हो सकती क्या। पंडित जी भी बड़े ढीठ थे। उन्होंने जोर से कहा, इतने दिन इंतजार किया है, 2 महीने और कर लो बेटा। सब जोर से हंसने लगे और मैंने मन ही मन कहा, धीरे से नहीं बोल सकते थे, पता नहीं सब क्या सोचेंगे। श्रव्या की भाभी को तो जैसे मौका मिल गया मेरी टांग खिंचाई करने का, और उन्होंने कहा, दामाद जी, इतनी भी क्या जल्दी है श्रव्या को घर ले जाने की। मैंने हंसते हुए उन्हें घूरा और मन ही मन कहा, देख लूँगा आपको भी। पंडित जी ने तारीख बताई और अपनी दक्षिणा समेट कर चले गए। श्रव्या के पापा ने मेरे पापा से कहा कि खाना लग गया है।
आइए सब और खाना खा लीजिए। मैंने मन ही मन कहा, बस करो ससुर जी, रुलाओगे क्या? पहली बार कल मुस्कुराते हुए देखा और आज खाना खाने के लिए इतने प्यार से बोल रहे हैं। हम सब खाने की टेबल पे जमा हो गए और सरब्या की भाभी सबको खाना परोस रही थी। मैंने मजे लेते हुए कहा, क्या बात भाभी, आज बहुत खातिरदारी हो रही है। भाभी ने नकली मुस्कुराहट के साथ कहा, दामाद जी की इतनी खातिरदारी तो बनती है। वैसे मुझे पता था कि उन्होंने मन ही मन मुझे 100 गालियां दी होंगी, पर कुछ भी कहो, मज़ा बहुत आ रहा इन्हें इस तरह देखकर। पापा मेरे बगल में बैठे थे और श्रव्या मेरे ठीक सामने। मैंने अपना पैर आगे किया हुआ था तो श्रव्या भी शरारत करने लगी। पहले उसने सबसे बचकर मुझे आंख मारी। मैंने कोई ध्यान नहीं दिया तो श्रव्या नीचे से अपना पैर मेरे पैरों पर मारने लगी। मुझसे अब खाना नहीं खाया जा रहा था और वो मुझे इस हाल में देखकर मुस्कुराने लगी। मैंने फिर अपना पैर पीछे खींच लिया पर उसने अपना पैर मारना जारी रखा। मैंने देखा श्रव्या मुस्कुरा रही है। तभी मेरे पापा ने श्रव्या से धीरे से कहा, बेटा ये मेरा पैर है। श्रव्या की आंखें खुली की खुली रह गईं और मुझे खांसी आने लगी। श्रव्या उठकर अंदर चली गई। मैंने जैसे तैसे अपनी हंसी को रोका। वैसे मेरे अलावा किसी ने नहीं सुना था तो इसी बात की तसल्ली थी। श्रव्या के घर से हम सब अपने घर आ गए। पापा ने मुझे देखा और मुस्कुराकर ऑफिस चले गए और माँ घर के बाकी कामों में। तभी मेरे फ़ोन पर श्रव्या का कॉल आया। मैं ऊपर अपने कमरे में चला गया और फ़ोन उठाया। हाँ मैडम बोलिए। श्रव्या, मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। अब मैंने क्या किया है? श्रव्या ने शिकायती लहजे में कहा, तुमने अपना पैर क्यों हटाया? और मैं पापा को पैर मार रही थी तो तुम मुझे बता नहीं सकते थे? मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। मैं लगातार हंसता ही जा रहा था। श्रव्या, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। और उसने फ़ोन काट दिया। मैंने अपनी हंसी को रोका और फिर श्रव्या को कॉल किया। श्रव्या ने फ़ोन उठाया। श्रव्या, क्या है? गुस्से में मैं बड़े ही प्यार से उसे मनाते हुए, क्या हुआ, मेरा बच्चा गुस्सा हो गया? श्रव्या ने फिर गुस्सा दिखाते हुए कहा, तुम्हें तो हंसी आ रही होगी ना, तो जाओ जी भर के हंस लो, फिर बात करना। मैंने कहा, अरे सुन तो लो मेरी बात। श्रव्या का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। उसने कहा, बोलो क्या है? मैंने उसे मनाने के लिए गाना गाया, कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मरते हैं। श्रव्या जो अब तक पिघल चुकी थी, उसने कहा, क्यों इतना प्यार करते हो? मैं भी मौके पे चौका लगाने में था। मैंने कहा, तो तुम क्यों इतनी प्यारी हो कि मुझे हर बार तुमसे प्यार हो जाता है? श्रव्या ने कहा, लेकिन तुम बहुत गंदे हो। मैंने भी कहा, तुमने ही बिगाड़ा है मुझे, अब तुम ही सुधारोगी। श्रव्या ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम हारे हम जीते। उसने मुझे फंसाने के लिए कहा। मैंने भी उसे ही फंसा दिया। मैंने कहा, हम तो कब का अपना दिल तुम पे हार चुके हैं। श्रव्या ने कहा, अब बस करो। मैंने कहा, मैं कल मुंबई जा रहा हूँ। श्रव्या उदास होकर कहती है, नहीं ना, मत जाओ प्लीज। मैंने भी प्यार से कहा, काम छोड़ कर आया हूँ पगली, जाना तो पड़ेगा ना। जितनी जल्दी जाऊँगा उतनी जल्दी आऊँगा। श्रव्या ने फिर धीरे से कहा, एक शर्त है, तुम वहाँ जाकर फिर से पीने मत लगना। मैंने कहा, नहीं पीऊँगा, प्रॉमिस। अब तुम मिल गई हो तो किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। श्रव्या ने कहा, ठीक है, मैं रखती हूँ, बाय, टेक केयर और लव यू। मैंने भी कहा, बाय, टेक केयर और लव यू। श्रव्या ने कहा, और? मैंने कहा, और क्या? उसने चिढ़ते हुए कहा, कुछ नहीं, रखो फ़ोन। मैं फ़ोन पर ही उसे किस किया। वो भी खुश होकर फ़ोन पे ही मुझे किस करने लगी और फ़ोन कट गया। अगले दिन मैं जल्दी आने का प्रॉमिस करके मुंबई के लिए निकल गया। वहाँ दिन में ऑफिस के काम की वजह से मैं रात में ही निकल गया। प्रिया से बातें करना, पता ही नहीं चला कि कैसे समय निकल गया। शादी में अब सिर्फ 1 हफ्ते बाकी थे तो मैं छुट्टी लेकर घर आ गया और बिक्कू 2 दिन पहले आने का कहकर वहीं रुक गया। मेरी और श्रव्या की शादी में सिर्फ 1 हफ्ता बाकी रह गया था तो मैंने छुट्टी ले ली और घर आने की तैयारी करने लगा और बिक्कू से बात की तो बिक्कू ने कहा, तू जा, यहाँ का सारा काम निपटा कर मैं 2 दिन पहले आ जाऊँगा। मैं मुंबई से वापस जबलपुर अपने घर आ गया। मेरी और श्रव्या की अभी तक ठीक ठाक से बातें ही हो पाती थीं, पर अब थोड़ी कम हो गई थी क्योंकि मैं भी घर आ गया और शादी में भी ढेर सारा काम रहता है तो उसमें व्यस्त रहता था और ऊपर से एक ही लड़का था। घर में तो सारे काम मुझे ही देखना पड़ता था, यहाँ तक कि अपनी शादी के कार्ड भी खुद ही बांट रहा था और बाकी के दोस्त भी कभी कभी आ जाते थे काम में हाथ बटाने तो थोड़ा भार कम हो जाता। अमर की जॉब जबलपुर में ही थी
तो शाम को वो भी आ जाता और रात में थोड़ी श्रव्या से बात हो जाती थी। 2 दिन पहले बिक्कू भी आ गया था और मेरे ही घर पर मेरे साथ रुका था, तो सारा काम जल्दी जल्दी निपट गया। अब मुझे थोड़ा आराम मिला। खैर सब कुछ बढ़िया चल रहा था। शादी का दिन भी आ गया। मैं तैयार हुआ। मन में उथल पुथल चल रही थी। जरूरी नहीं कि सिर्फ लड़कियों की ही शादी में टेंशन होती है, हम लड़कों को भी टेंशन होती है। शाम हुई और 7 बजे तक सारी तैयारियां हो चुकी थी, तो कुछ ही पलों में बारात निकल गई। मैं तो अंदर ही अंदर बहुत खुश था, जो मेरे चेहरे से साफ झलक रही थी। मेरे सारे दोस्त और रिश्तेदार जो कि तांडव मचाने के लिए बेसब्र हो रहे थे, वो अब पागलों की तरह सड़क पर नाचना शुरू कर चुके थे। सबने जमकर पी हुई थी, पर मजाल है कि कोई उन्हें पकड़ सके। वो जानवरों की तरह डांस करने में लगे थे, जिन्हें देखकर पापा को गुस्सा आ रहा था। पापा ने मुझसे कहना चाहा, पर कहा नहीं, क्योंकि मैं उनका इकलौता बेटा था। तो उन्होंने मेरी खुशी के लिए सब कुछ सुन लिया और सह लिया। मेरे सारे दोस्त आज खुश होकर बेखौफ डांस कर रहे थे। खैर सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर हमारे यहाँ शादियों में बिना नागिन डांस के शादी कंप्लीट नहीं मानी जाती। ये तो शादियों में होने वाली एक रस्म का हिस्सा जैसे था। तो डीजे पर नागिन धुन शुरू हुई और जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, वो पल आ गया। बस फिर क्या था, सभी नागिन डांस करना शुरू कर देते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे सारी दुनिया के नाग नागिन धरती पर एक साथ आ गए हों। सभी ने मिलकर सड़कों की धूल साफ कर दी थी नागिन डांस करके। अगर स्वच्छ भारत अभियान में किसी का सबसे बड़ा योगदान था, तो वो आज मेरे दोस्तों का था। इन सब के बाद उन्होंने पापा तक को पकड़कर डांस करवा दिया। मुझे लगा कि अब किसी को पड़ ना जाए, पर पापा तो अपने अलग अंदाज में ही डांस कर रहे थे। बिक्कू अमर ने मुझे भी पकड़कर डांस करवाया। मैं मना नहीं कर सकता था और खुशी खुशी डांस किया। किसी तरह 10 बजे बारात श्रव्या के घर के बाहर पहुंची। जो लोग अभी तक जंगलियों की तरह नाच रहे थे, वो सब एकदम सलीके से संस्कारी बनकर खड़े हो गए। शादी की सारी रस्में शुरू हो गईं। श्रव्या की माँ तो नहीं थी, तो श्रव्या की भाभी ने हम सबका स्वागत किया और श्रव्या की तरफ से चुक्कू और अंकु दोनों शामिल थे, तो उन्होंने भी स्वागत किया। श्रव्या की भाभी ने मेरी नाक खींची और मुझे अंदर ले गई। मैंने मन ही मन सोचा, आज तो भाभी सारी भड़ास निकाल ही लेंगी। फिर सोचा जो होगा देखा जाएगा। अंदर मैदान में ऑर्केस्ट्रा का इंतजाम था और रोमांटिक गाने गा रहे थे। स्टेज में मुझे ले जाया गया। मुझे तो बस इंतजार था श्रव्या का, जो अभी तक कहीं नहीं दिखाई दे रही थी, और मैं चारों तरफ बस उसे ही ढूंढ रहा था। बिक्कू और अमर पीछे कहाँ रहने वाले थे, आ गए टांग खिंचाई करने, और मेरे बाकी के दोस्त भी पहुंच गए बच्ची कुची बेइज्जती खराब करने। उधर मेरे पापा श्रव्या के पापा का भरत मिलाप चल रहा था और मेरी माँ और श्रव्या की भाभी में सारी दुनिया भर की बातें। थोड़ी देर में श्रव्या आई। गोल्डन लहंगे में श्रव्या एकदम कह ढा रही थी। मैं बस एकटक उसे देखे जा रहा था। मैंने श्रव्या का हाथ पकड़ा और उसे स्टेज पर ले आया। मेरी नज़र उस पर से हट ही नहीं रही थी। श्रव्या की बहन ने तो मुझे हल्का सा धक्का दिया, तो मैं होश में आया और फिर उसने कहा कि बस करो जीजा जी, कितना घूरोगे दीदी को, आपकी ही हैं, अब घर ले जाकर देखते रहिएगा। मैंने उससे नज़र हटा ली। फिर उसने कहा, जीजा जी, दीदी जब आपको वरमाला पहनाएंगी तो चुपचाप नीचे झुक जाइएगा, वरना जो रात में आप दीदी से मिलते थे ना, पापा से बता दूंगी। मैंने भी कहा, जी साली साहबा, जो हुक्म आपका। इधर मेरे दोस्त मुझे घूरकर खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे और सबने कहा, झुकना नहीं, वरना सोच लेना तेरा क्या होगा। अब मैं धर्म संकट में फंस गया था कि क्या करूं और क्या नहीं। इतने में वरमाला लेकर चक्कू और प्रियंका भी आ गईं। अब मेरी असली अग्नि परीक्षा थी। मैंने श्रव्या को माला पहनाई। अब उसकी बारी थी। मैं झुक गया। उसने मुझे पहनाना चाहा, पर मेरे दोस्तों ने मुझे कंधे पर उठा लिया। फिर श्रव्या के भाइयों ने श्रव्या को उठा लिया और मैंने श्रव्या की बहन की तरफ देखा और अपना सर झुका दिया। श्रव्या ने मुझे माला पहना दी। सब हम दोनों को बधाई देने लगे। शादी की रस्में आगे बढ़ीं और फिर अगले दिन विदाई की बेला आ गई। सभी नम आंखों से श्रव्या को विदा कर रहे थे और सबसे हैरानी वाली बात, श्रव्या की भाभी श्रव्या को गले लगाकर रो रही थी। ये मेरे लिए दुनिया का 8वां अजूबा था। मैं भी भावुक हो गया था। एक पल को मुझे लगा
कि मैं उन्हें सब कुछ बता दूं, कि मैंने सोचा कि क्या पता अगर उन्हें सब कुछ बता दिया तो फिर से ना बदल जाएं। मैंने अपनी भावनाओं को काबू में किया और विदाई हुई। मैं श्रव्या को घर लेकर आ गया। श्रव्या का गृह प्रवेश हुआ और बाकी सारी रस्में हुई। एक दिन श्रव्या को माँ के पास ही उनके रूम में ही रहना था, क्योंकि पूजा अभी भी बाकी थी। दूसरे दिन पूजा हुई, विरह की घड़ियां खत्म हुई। मेरा कोई भाई नहीं था तो दोस्तों ने ही सारे इंतजाम किए थे। खैर, दिन भर तड़पने के बाद रात हुई और जिस पल का इंतजार था वो आ ही गया। सबने बहुत अच्छा इंतजाम किया था। मेरी तो कोई बहन भी नहीं थी, तो कुछ दूर की बहनें थीं जिन्होंने मुझे धक्का देकर अंदर भेजा। आज पहली बार अपने कमरे में आने पर अजीब लग रहा था। मैं हिचकिचाते हुए अंदर पहुंच चुका था। अंदर के माहौल में एक रोमानियत सी फैल गई थी और पूरे कमरे में रोमांस ही रोमांस भरा था। कैंडल्स जल रही थी और धीमे स्वर में विवाह मूवी का गाना चल रहा था। मेरे कमरे का माहौल एकदम फिल्मों की तरह लग रहा था। मैं प्रिया के पास गया। वो घूंघट में अपना सिर नीचे किए हुए बिस्तर पर चुपचाप बैठी थी। मैंने उसका घूंघट हटाने के लिए आगे बढ़ा, पर उसने मुझे रोक दिया। श्रव्या, पहले हमारा नेक दीजिए, फिर हम आपको अपना घूंघट हटाने देंगे। मैं असमंजस में फंस गया। ये तो मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है। मैंने श्रव्या से कहा, सॉरी, मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं जरूर कुछ लेकर आता। श्रव्या ने कहा, हमें कोई बहाना नहीं चाहिए, हम कुछ नहीं जानते। मैंने कहा, यार अच्छा फंस गया। और सोचते सोचते मेरा हाथ मेरे गले पर चला गया। मुझे याद आया ये माँ ने मुझे दिया था और इससे काम बन जाएगा। मैंने श्रव्या से कहा, श्रव्या, ये चैन मुझे 10 साल पहले माँ ने दी थी, जिसे आज तक मैंने किसी को भी नहीं दी और न ही कभी खुद से अलग होने दिया। तुम इसे ले लो। श्रव्या ने अपना घूंघट ऊपर किया और मुझे प्यार से देखा। आज उसकी आंखों में मेरे लिए शिद्दत दिख रही थी और हल्की सी नमी। श्रव्या, खुद ही पहना दीजिए। मैंने उसे माँ की चैन पहनाई और वो मेरे गले लग गई। मैंने उसे कहा, श्रव्या, मैंने इस दिन का बहुत इंतजार किया है। श्रव्या ने मुझे चिढ़ाने के लिए मुझे परेशान करना शुरू कर दिया और बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। श्रव्या, छी, आप बहुत गंदे हैं। आपने इस दिन का इंतजार किया, आप मेरा फायदा उठा सकें। मैंने उसकी बातें सुनकर अपना सर पीट लिया और फिर उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे की खिड़की के पास ले गया, जहाँ पर पूनम की रात का चांद बादलों से अटखेलियां करता हुआ बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मैंने कहा, अब चांद को देखो और बताओ मैंने किसका इंतजार किया है। श्रव्या ने कहा, चांद को देखकर कहा, कितना खूबसूरत है चांद। मैंने श्रव्या को देखते हुए कहा, वो तो है, पर मेरे चांद से ज्यादा खूबसूरत नहीं है। श्रव्या ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, सच्ची। मैंने भी उसकी आंखों में देखते हुए प्यार से कहा, मुच्ची। और श्रव्या मेरी बाहों में समा गई। गाना भी माहौल के अनुकूल ही चलने लगा। बाहों के दरमियां दो प्यार मिल रहे हैं। हम दोनों का भी यही हाल था। हमारी सांसें गर्म हो रही थीं और हम इतने करीब थे कि एक दूसरे की धड़कनों का शोर सुन सकते थे। हमारे होठ एक दूसरे से कब्जा मिले, हमें पता ही नहीं चला। हमारी रूहें कब की एक हो चुकी थीं। बाकी जो था वो धीरे धीरे अब हम एक हो गए, हमेशा हमेशा के लिए। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।